जीन करने के बाद जब हमें अपनी पसंद का जीन मिल जाता है, डिजायर्ड जीन मिल जाता है, उसके बाद करते क्या है उसको इतनी ज्यादा बार कॉपी कर लेते हैं कि उसके खोने का चांस ही नहीं। ये तो बहुत मुश्किल है डिजायर्ड जीन ढूंढना, बहुत मुश्किल है। उस मुश्किल के बाद जीन मिल गया, जीन मिलने के बाद हम नहीं चाहते कि वो खोए, वो लॉस्ट हो। इसके लिए हम उस जीन की इतनी मल्टीपल कॉपीज बनवा देते हैं, मिलियंस की तादाद में, मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज, हूबहू सेम नकल, सीक्वेंस सेम रहेगा, बस अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ जाएगा। तो कैसे करते हैं इस काम को? करने को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये चेन रिएक्शन क्या होता है? कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट ही अगले प्रोसेस का रॉ मटेरियल हो, ऐसी रिएक्शन को चेन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक डीएनए से दो डीएनए बन गए, तो दो डीएनए हो गए प्रोडक्ट, फिर उन दो से चार बनेंगे, यानी वो अगली रिएक्शन का रॉ मटेरियल हुए। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो कि किसी भी रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट अगली रिएक्शन का रॉ मटेरियल हो, तो इस प्रकार की रिएक्शन को बोलते हैं चेन रिएक्शन। और यहां पे हम डीएनए की क्योंकि अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एम्प्लीफिकेशन। क्या बोलेंगे? एम्प्लीफाई करना, यानी बढ़ाना, अमाउंट को बढ़ाना, एम्प्लीफिकेशन ऑफ किसका करेंगे? और टेक्निक का नाम है पीसीआर। पीसीआर बोले तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसको करने के लिए हमें एक ऐसे बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है जो समुद्र की गहराइयों में मिलता है, ऐसी जगह पे जहां पे पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास या उससे ज्यादा भी हो सकता है। क्या ये पॉसिबल है कि पानी 100 डिग्री से ऊपर लिक्विड स्टेट में हो? यस। समुद्र की गहराइयों में ज्वालामुखी बार होते हैं जिन्हें हम जियोथर्मल वेंट्स बोलते हैं। अब क्योंकि समुद्र की गहराई है, पानी का वजन बहुत ज्यादा है ऊपर से, तो 100 डिग्री से ऊपर में भी पानी लिक्विड ही रहता है वहां पे, देख के आराम से। तो पानी जो है वो इतना गर्म, और तो गर्म पानी में रहते हैं ये बैक्टीरिया, इसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। आप जब 11th क्लास में थे तो आपने आर की बैक्टीरिया टॉपिक पढ़ा था, उसमें आपने तीन नाम पढ़े थे, थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स और मिथेनोजेंस। तो जो गर्म खौलते पानी में मिले वो बैक्टीरिया की कैटेगरी को बोलते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। और उसी का एक मेंबर है ये थर्मस एक्वेटिकस। क्या नाम है इसका? इसे आदत है हाई टेम्परेचर में रहने की, तो इसके अंदर जो एंजाइम होती है वो भी हाई टेम्परेचर पे काम करती है। कितना हाई टेम्परेचर? लगभग 70 डिग्री, 80 डिग्री। वो टेम्परेचर जिसपे बाकी सब मर जाते हैं, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, ठीक से मैडम, सिर्फ यही बचता है। कौन सा बैक्टीरिया? थर्मस। तो थर्मस एक्वेटिकस की जो एंजाइम्स होती है उनको भी हाई टेम्परेचर पे, मतलब जैसे ये बैक्टीरिया बच गया हाई टेम्परेचर पे, तो इसकी एंजाइम भी तो काम करती होंगी हाई टेम्परेचर पे। तो इसकी एंजाइम कैसी एंजाइम है? थर्मोस्टेबल एंजाइम है। कैसी एंजाइम है? थर्मोस्टेबल एंजाइम, हाई टेम्परेचर पे काम करने वाली एंजाइम। और यही हमें चाहिए था। तो थर्मस एक्वेटिकस नाम का बैक्टीरिया हमें दे रहा है एंजाइम जो कि कैसी है, और हमने इसकी डीएनए पॉलीमरेज ले लेनी है। कौन सी एंजाइम ले लेनी है? इसकी डीएनए पॉलीमरेज। और इसकी डीएनए पॉलीमरेज वैसे ही काम करती है जैसे सबकी डीएनए पॉलीमरेज करती है, बस फर्क ये है कि ये हाई टेम्परेचर पे काम करती है, लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पे। वो टेम्परेचर जिसपे अधिकांश ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एंजाइम डीनेचर्ड हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, उस टेम्परेचर पे भी इसकी एंजाइम काम करती है, क्योंकि इसकी एंजाइम कैसी है? इसकी डीएनए पॉलीमरेज का स्पेशली नाम रखा गया है टैक पॉलीमरेज। क्या नाम रखा गया है? इस टैक पॉलीमरेज में टी का मतलब है थर्मस और ए क्यू का मतलब है एक्वेटिकस, तो दोनों को मिला के क्या बना? टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज क्या है? एक तरह की जो कि यूज करी जाएगी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? मेक मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ बाय अ टेक्निक कॉल्ड, इसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? पीसीआर। इसकी शुरुआत एक वैज्ञानिक ने की थी जिनका नाम था कैरी म्यूलिस। क्या नाम था उनका? अब यहाँ पे आपके सामने दो केस बना रखे मैंने, ध्यान से देखना। ये दो केस है, ग्रीन लाइन से इधर देखो। पहला केस, यहां पे हमने डीएनए को इतना गर्म, इतना हीट कर दिया कि उसके दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, वो डबल स्ट्रैंडेड से बन गया सिंगल स्ट्रैंडेड। अब इस डीएनए को पढ़ना आसान है, और क्योंकि इसको पढ़ना आसान है तो फटाफट से इसके सामने नया स्ट्रैंड बन जाएगा। बहुत तेजी से होगा ये काम। क्या होगा? बहुत तेजी से होगा, बहुत फास्ट होगा ये काम। तो ये वाला डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही फास्ट होगा, और वो बिल्कुल वैसा है जैसा हमारे अंदर होता है। डीएनए ऐसे खुलेगा, खुल रहा है यहां से, तो इस जगह का नाम है रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे एक सिंथेसिस होगा स्ट्रैंड का कंटिन्यूअस, दूसरे का होगा, जिससे ये प्रोसेस ओवरऑल क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। और ये वाला कैसा है? तो हमें कौन सा प्रोसेस चुनना चाहिए, जो फास्ट है या स्लो है? लेकिन फास्ट वाले के लिए कंडीशन ये है कि टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए,
और इतना हाई टेम्परेचर अगर तुम एक बैक्टीरिया को दोगे ना, वो मर जाएगा। इसीलिए हमने जानबूझकर एक ऐसा बैक्टीरिया चुना जिसे आदत है हाई टेम्परेचर पे रहने की, गर्म पानी में रहने की। एक बार फिर से नाम बोलिए बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया फाउंड एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे मिलने वाला बैक्टीरिया है ये। नाम क्या है? थर्मस एक्वेटिकस। तो इस बैक्टीरिया की एंजाइम भी हाई टेम्परेचर पे काम करती है। हमें जरूरत क्यों पड़ी हाई टेम्परेचर पे काम करने वाली एंजाइम की? क्योंकि डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड रखने के लिए टेम्परेचर बहुत हाई देना पड़ता है, और इतने हाई टेम्परेचर पे कोई और काम नहीं कर सकता, सिर्फ इसी की एंजाइम काम कर सकती है। तो देखिए कुछ रॉ मटेरियल है जिनका हम यूज करेंगे। सबसे पहला रॉ मटेरियल है प्राइमर। प्राइमर कोई नई चीज नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। प्राइमर छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा आरएनए का टुकड़ा होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए के, और ये जुड़ता है डीएनए से इसलिए ताकि डीएनए को अवेलेबल करवा सके 3 प्राइम ओएच ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ये बहुत बड़ा नहीं होता, ये छोटा सा होता है, इसीलिए बोला है स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड। केमिकली सिंथेसाइज बोलने का मतलब हो गया कि ये नेचुरल नहीं है कि आप पेड़ पौधों से, जानवर से, किसी से ले लो इसको, नहीं, इसे लैब में बनाना पड़ेगा केमिस्ट्री से। इसीलिए क्या बोला? केमिकली सिंथेसाइज्ड। और ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड इसलिए बोला बिकॉज ऑलिगो का मतलब छोटा होता है। जैसे आप बोलते हैं ना पॉलीसेक्राइड से छोटा ऑलिगोसेक्राइड, तो उसी तरह पॉलीन्यूक्लियोटाइड ना बोलकर क्या बोला? ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। ये अवेलेबल करवाता है कौन सा ग्रुप? ताकि स्टार्ट कर सकें क्या? डीएनए सिंथेसिस करेगी कौन? टैक। लेकिन जैसे बाकी एंजाइम्स की जरूरत है उसकी भी जरूरत है। हर एंजाइम क्या कहती है? डीएनए पॉलीमरेज यही तो कहती है कि मुझे सब आता है, मैं काम कर लूंगी, बस मुझे तुम वो दे दो 3 प्राइम ओएच ग्रुप। तो वही 3 प्राइम ओएच ग्रुप अवेलेबल कौन करवाता है? प्राइमर करवाता है। हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए बनवाना है। ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है टेस्ट ट्यूब में होगी, बॉडी के बाहर। तो कोई भी काम जब बॉडी के बाहर हो रहा होता है तो उसे इन विट्रो बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को आप बोलेंगे इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस। डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है लेकिन सेल के अंदर ना होकर, बॉडी के अंदर ना होकर, बॉडी के, तो पीसीआर इज आल्सो नोन एज इन विट्रो डीएनए। इसमें आप क्या क्या डालोगे बेटा? सबसे पहले तो वो चीज जिसको आपको कॉपी करना है। किसको कॉपी करना है? दूसरा आप एंजाइम डालो जो मेन प्लेयर है, टैक। अगर कोई आपसे पूछे क्या है टैक पॉलीमरेज, आपको बोलना सर ये डीएनए पॉलीमरेज ही है। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी एंजाइम नहीं है, ये हाई टेम्परेचर पे काम करती है। कैसे टेम्परेचर पे? अच्छा, फिर क्या डालना है? आरएनए प्राइमर के बिना तो काम शुरू नहीं होगा, बहुत सारे आरएनए प्राइमर डाल देना। और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, ये रॉ मटेरियल हो गया। क्या हो गया ये? जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर मोतियों की माला बनानी है तो मोती चाहिए ना बहुत सारे। आपको गेंदे की फूल की माला बनानी है तो गेंदे के फूल चाहिए बहुत सारे। आपको जो भी पॉलीमर बनाना है उसके मोनोमर चाहिए होंगे। तो डीएनए मोनोमर है, पॉलीमर है? डीएनए पॉलीमर है। पॉलीमर बनाने के लिए क्या चाहिए? मोनोमर। बिकॉज डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो उसको बनाने के लिए क्या लगेंगे बेटा? न्यूक्लियोटाइड। वो भी कौन से वाले पढ़ो? तो हम इस टेस्ट ट्यूब में क्या क्या ऐड कर रहे हैं एक बार फिर से सब लोग बोलिए। पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या होता है? अब हमें सिर्फ इस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर चेंज करना है, प्रोसेस अपने आप आगे बढ़ेगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम हीट करेंगे, 90 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे। ये बहुत हाई टेम्परेचर है। इतना हीट करने से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं और एक अच्छा खासा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस प्रोसेस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फिर हम इसको हल्का ठंडा करते हैं बेटा। हल्का ठंडा करने को क्या बोलते हैं? एनिलिंग। हल्का ठंडा करने से मेरा मतलब है कि इसको 50 से 60 डिग्री पे लेके जाएंगे। कहा 90 था, फिर 50-60 पे ले आए, हल्का ठंडा किया, दैट इज कॉल्ड एनिलिंग। इतना ठंडा किया कि प्राइमर खुद ब खुद जुड़ गया। अच्छा, प्राइमर हमने अभी ऐड किया कि टेस्ट ट्यूब में पहले से था? पहले से था, सब कुछ पहले से था, लेकिन वो जुड़ेगा अब क्योंकि टेम्परेचर कम किया है। कितना किया है? अब जब प्राइमर जुड़ेगा तो ऐसे ही जुड़ेगा या कॉम्प्लीमेंटरिटी के हिसाब से जुड़ेगा? भाई सीधी सी बात है, वो जब तक सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होगा नहीं वो जुड़ेगा नहीं। जैसे यहाँ लिखा है ए और जी, तो सामने क्या आएगा? एक मिनट, ये यू क्यों आ रहा है? क्योंकि आरएनए है। प्राइमर आरएनए का मॉलिक्यूल होता है, डीएनए का नहीं होता, इसीलिए उसमें यूरासिल आएगा, थाइमीन नहीं आएगा। आया समझ में? तो ये क्या जुड़ गया है? आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर जुड़ गया, ठीक है, एनिलिंग हो गया। अब हम तीसरा स्टेप करेंगे। तीसरे स्टेप में हमें नींद से जगाना होता है।
टैफ पॉलीमरेज एंजाइम को। नींद से जगाने का मतलब है उसे एक्टिवेट करना होता है, और उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको देना पड़ेगा हाई टेम्परेचर। क्या देना पड़ेगा? लगभग 72 डिग्री सेल्सियस। दोबारा से हीट कर रहे हैं, 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते किसमें जान में जान आ जाएगी? टैफ पॉलीमरेज। और वो फटाफट देखेगी, वो क्या देखेगी? वो देखेगी इतना काम तो हो चुका है, चलो आगे का भी कर देती हूँ। अच्छा इतना काम हो चुका है, चलो आगे का भी कर देती हूँ। तो काम देखकर काम को खींच देना, काम को खींच देना, इसको क्या बोलते हैं? तो एक डीएनए मॉलिक्यूल से कितने बन गए? अगर इन दोनों पे वही 3 स्टेप रिपीट किए जाए तो 2 से कितने हो जाएंगे? इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? जिसमें प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट ही अगले प्रोसेस का रॉ मटेरियल हो। भाई 1 2 3 स्टेप करके तुमको ये प्रोडक्ट मिला, अब तुम इन प्रोडक्ट पे वो 3 स्टेप फिर से लगा दो तो ये रॉ मटेरियल नहीं हो जाएगा, और फिर जो 4 डीएनए बनेंगे वो प्रोडक्ट हो गए, फिर वो 4 अगली रिएक्शन का। तो ये बार बार प्रोसेस रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको साइकिल बोला। क्या बोला है? साइकिल। और अगर एनसीईआरटी कहती है अगर आपने 30 साइकिल्स रिपीट कर दी तो बेटा आपको 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगी। देखो बुक में लिखा है ना, 1 बिलियन कॉपीज मिल सकती हैं आपको। किसकी? डिजायर्ड जीन की। अगर आपने ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट किया? 30 साइकिल। आ रहा है समझ में? तो क्यों करते हैं पीसीआर? टू एम्पलीफाई द डिजायर्ड जीन। चलो अब पूरा चैप्टर का समरी एक साथ समराइज कर दिया एक पैराग्राफ में। एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ में बता दिया पूरे चैप्टर में अब तक हमने क्या पढ़ा। देखो सबसे पहले हमने ये सीखा कि कैसे किसी एलियन ऑर्गेनिज्म, जिसे क्या बोलते हैं? सोर्स, से हम डिजायर्ड जीन लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? पहले हम उसका क्या लेते हैं? बल्क। फिर उसके क्या करवाते हैं? टुकड़े करवाते हैं। टुकड़े करवाने को क्या? अच्छा हम खुद करते हैं ब्लेड से, एंजाइम से कटवाते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटती है डीएनए फ्रेगमेंट, फिर उन फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन करते हैं। क्या करते हैं? कौन सी टेक्निक से? जेल के ऊपर डीएनए का एक पैटर्न बन जाता है, नजर नहीं आता, फिर उसको स्टेन करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से। किससे? और यूवी लाइट डालते हैं, ऑरेंज कलर का दिखता है। फिर हम जेल में से डीएनए अलग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अब जो डीएनए हमने जेल से अलग किया है वो मिल गया हमको डिजायर्ड जीन। क्या मिल गया हमको? ये बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती है। तो इस डिजायर्ड जीन को अब हम इतना मल्टीप्लाई कर देंगे कि इसकी बहुत सारी कॉपीज हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? और इस स्टेप को बोलते हैं। फिर हम उस डिजायर्ड जीन को हम एक वेक्टर मॉलिक्यूल में ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे? वेक्टर कौन होता है? वेक्टर होता है प्लाज्मिड। जैसे कि प्लाज्मिड है फॉर एग्जांपल, ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में हमें अपना ये डिजायर्ड जीन ऐड करना है, तो हम इसमें डिजायर्ड जीन ऐड कर देंगे इस तरीके से। ये देखो क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट। फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल देंगे किसकी सेल के अंदर? होस्ट की सेल के अंदर। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अच्छा डिजायर्ड जीन पहुंच गया, बहुत बढ़िया। डिजायर्ड जीन पहुंचाने के बाद क्या होगा? डिजायर्ड जीन पहुंचाने के बाद ये प्लाज्मिड अंदर जाके एक ही कॉपी रहेगा, मल्टीपल कॉपीज ना? और सबसे जरूरी क्या है कि वो डिजायर्ड जीन जो इसके पास है उसे ये एक्सप्रेस करे। क्या करे? और ये एक्सप्रेस तभी करेगा जब आप इसे खुश करोगे। कैसे खुश करोगे इसको? हाउ विल मेक द बैक्टीरिया हैप्पी? कैसे करोगे खुश? इसको फेवरेबल कंडीशन दोगे। क्या दोगे? अच्छा टेम्परेचर दोगे, खाना दोगे, ऑक्सीजन दोगे, यही तो चाहिए इसको। समझ में आ रहा है ना? इसको खुश करने के लिए क्या है? इसको फेवरेबल कंडीशन देनी है, जो इसको पसंद है वो दे दो सब। वो सब देने के बाद ये जीन एक्सप्रेस करेगा। क्या करेगा? और इसने अगर जीन एक्सप्रेस किया तो ये बना के देगा फॉरेन जीन प्रोडक्ट। लेकिन इसको फेवरेबल कंडीशन देने के लिए अच्छे से बर्तन में रखना पड़ता है। उस अच्छे से बर्तन को क्या कहते हैं? सो बायोरिएक्टर एक बड़ा सा कंटेनर होता है जिसके अंदर इस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को मिलती है फेवरेबल। अब क्योंकि ये बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुका है तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड। आ रहा है समझ में? तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या था? ये प्राप्त करना, डिजायर्ड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी इंसुलिन बनाती है तो हमें इंसुलिन बनाना है ना, हमारा मेन गोल क्या है? इंसुलिन बनाना है और उसको मार्केट में बेचना है, उससे पैसे आएंगे। तो इंसुलिन बनाने के लिए सबसे पहले हमको इंसुलिन का जीन चाहिए, वो मिलेगा कहीं से। फिर उस जीन को ऑब्टेन करने के बाद हम उस जीन की बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे, फिर उस जीन को एक वेक्टर में लगाएंगे, फिर उसे बैक्टीरिया में डालेंगे, बैक्टीरिया को पालेंगे, तब जाकर के बैक्टीरिया हमको बना के देगा डिजायर्ड प्रोडक्ट या फिर फॉरेन जीन प्रोडक्ट।
इतनी मेहनत लगती है इस पूरे प्रोसेस में। आया समझ में? क्लियर है सबको? अब देखते हैं बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर जिसका दूसरा नाम फर्मेंटर है, ये एक बड़ा सा स्टेनलेस स्टील का कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कल्चर करते हैं, पालते हैं। किसको पालते हैं? और वो ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, जैसे इंसुलिन हो गया, और भी बहुत सी चीजें बनती है। बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमम कंडीशन। कैसी कंडीशन देता है? ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल कंडीशन, ताकि ग्रोथ हो जाए किसकी? तो आप एक बार बुक में देखो जरा, एनसीईआरटी में देखो, लास्ट पेज पे आपको 2 बायोरिएक्टर दिख रहे होंगे। क्या आपके स्कूल में भी यही बताया था कि ये 2 तरह के बायोरिएक्टर है? सही से बताना, पढ़ाया नहीं टॉपिक? तो सुनो ध्यान से, ये 2 तरह के बायोरिएक्टर नहीं है, ये एक ही बायोरिएक्टर की 2 फोटोग्राफ्स है। जैसे केमिस्ट्री में एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन CH2O ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला है। समझ में आया कुछ आपको? तो उसी तरह जो लेफ्ट साइड वाला फोटोग्राफ है वो बायोरिएक्टर का एक्चुअल फोटोग्राफ है, और जो राइट साइड वाला है वो उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। दोनों एक ही है। तो फिर बायोरिएक्टर होता कितने तरह का है? बायोरिएक्टर बच्चों 2 तरह का होता है। देखो, एक होता है कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम और एक होता है बैच कल्चर सिस्टम। कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम और बैच कल्चर, ये जो कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम है, ये कंटिन्यूअस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें लगातार एक साइड से रॉ मटेरियल आता है और लगातार एक साइड से प्रोडक्ट निकलता है। 24 घंटे 7 दिन ये काम करता है। अब क्योंकि ये ज्यादा काम करता है इसलिए देता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। वहीं बैच कल्चर में क्या होता है कि पहले आप इस कंटेनर को पूरा भर दोगे, 4-5 दिन प्रोसेस चलेगा, फिर खाली कर दोगे, फिर नया बैच भरोगे। बैच कल्चर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है? अच्छा, आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा कि ग्रोथ के 3 मेन फेज होते हैं। पहला होता है लैग फेज जिसमें ग्रोथ स्लो होती है, फिर होता है लॉग फेज जिसमें ग्रोथ फास्ट होती है, फिर ग्रोथ थमने लगती है तो डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। हमारी एनसीईआरटी की बुक जिसमें बायोरिएक्टर का ये वाला फोटो बना है, ये वाला फोटो बना है जिसपे, उस पेज की पहली लाइन में लिखा है लॉग फेज। देखो क्या लिखा है? हाँ, और पीछे पिछले पन्ने पे जाओगे तो पता है क्या लिखा है कि कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में हम बैक्टीरिया को बना के रखते हैं उसके फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव स्टेज में, जिसका नाम है लॉग फेज। कौन सा फेज? मतलब इसके अंदर हम बैक्टीरिया को हमेशा कौन से फेज में मेंटेन करते हैं? क्योंकि हमारे लिए बैक्टीरिया का सबसे इंपॉर्टेंट फेज कौन सा है? ना हमें लैग से मतलब है क्योंकि तो बहुत ही स्लो है, और ना हमें डीएक्सेलरेशन से, हमें चाहिए इसी फेज में। तो हम बैक्टीरिया को इसी फेज में मेंटेन करके रखते हैं। कौन से सिस्टम के अंदर? तो कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम के अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ स्लो नहीं होती, बहुत फास्ट होती है, क्योंकि माइक्रोब इसके अंदर कौन से फेज में होते हैं? देखो लिखा है ना साफ साफ, इन दिस माइक्रो आर मेंटेन एट देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव स्टेज, दैट इज लगातार एक साइड से क्या करेगा? लगातार दूसरे साइड से लिक्विड आएगा। मैं प्रोडक्ट भी लिख सकता था लेकिन वो प्रोडक्ट प्यूरिफाइड फॉर्म में नहीं है, तो उसको कल्चर ब्रॉथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कल्चर इसलिए बोल रहा है क्योंकि हम उसे पाल रहे हैं, ब्रॉथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक लिक्विड है। तो वो लिक्विड जिसमें बैक्टीरिया और उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो उस लिक्विड को बोलेंगे कल्चर ब्रॉथ। ये हुआ लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, इसका नाम है कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। अगला देखिए, एक मिनट। कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में लगातार ये ड्रम रोटेट होता रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे आपने कंक्रीट लाने वाले ट्रक देखे होंगे, उनका सिलेंडर घूमता रहता है, वैसे ये भी रोटेट होता रहेगा। लेकिन बैच कल्चर जो है वो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए है। ध्यान से देखिए, बैच कल्चर में नीचे कर्व्ड बेस है। कैसा बेस है बच्चों? कर्व्ड बेस देखना आप ध्यान से। जो बड़े बर्तन है, जैसे बिरयानी बनती है बड़ी देग में बनती है, नीचे से कर्व्ड होती है, या जो पुराने टाइम के शादियों के बर्तन जो होते थे नीचे से कर्व्ड बेस वाले ही होते थे ज्यादातर। क्यों होते हैं कर्व्ड बेस? क्योंकि उनमें सफाई आसानी से हो जाती है, कुछ अटकता नहीं है उनमें, कर्व सरफेस। तो ये भी इवन मिक्सिंग हो जाती है, इसमें चीजें जो डालोगे प्रॉपर मिक्स हो जाती है। तो कैसा बेस है इसका? इसमें ऊपर से रोटेटरी ब्लेड्स लगे हैं जो अंदर लिक्विड को पूरा मिक्स करेंगे। अंदर जो लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं? देखो उसमें क्या क्या है। सबसे पहला ट्रांसजेनिक माइक्रोब, यानी वो बैक्टीरिया जिसे तुमने कर दिया है जेनेटिकली मॉडिफाइड। क्या कर दिया है? तो वो हो गया ट्रांसजेनिक माइक्रोब। फिर क्या डालोगे? और क्या डालोगे? और कोई बताएगा बफर क्या होता है? पीएच में चेंज आने से जो रोके उसे बोलते हैं बफर। और पता है इसमें सबसे महंगी चीज तैर रही है,
क्या है सबसे महंगी चीज? तो ये सारी चीजों का मिक्सचर इसके अंदर है। इस मिक्सचर को क्या नाम देते हैं? इसमें लगातार एक साइड से रॉ मटेरियल गिरता है लगातार, और लगातार इसमें यहाँ से हम लोग, मतलब लगातार तब तक जब तक ये पूरा भर नहीं जाता। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, लगातार हमेशा नहीं होगा इसका मतलब यहाँ से आप रॉ मटेरियल डालोगे लगातार तो उसी के लिए हुआ ना, कंटिन्यूस कल्चर के लिए। इसमें क्या, आपने एक बार इसको भर दिया। कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम को आप ऐसे समझो कि आपके घर में मम्मी ने दही जमाई है, तो जिस बर्तन में दही जमाई है उसको खाली करने के बाद ही दोबारा दही जमाते। ऐसा तो नहीं होता कि बर्तन आधा खाली हुआ फिर दूध से भर दिया, नहीं होता ना। जब तक वो पूरा एम्प्टी नहीं करोगे, खाली नहीं करोगे, नया दही नहीं जमाते। इसको बोलते हैं बैच कल्चर। कैसा कल्चर? उसी तरह जब तक इस ड्रम को पूरा खाली नहीं करेंगे फिर दोबारा से कल्चर नहीं कर पाएंगे। तब तक पूरा खाली करो इसको। आप लोगों ने बाथरूम में शावर देखा होगा। आजकल शावर जो है वो थोड़े से फैंसी आ गए, एकदम फ्लैट होते हैं प्लेट की तरह, उनपे स्क्वायर शेप के इस तरह के स्टाइलिश से आ गए। तो अब मान लो कि वो जो शावर है उसी को हमने उल्टा कर दिया ऐसे, ठीक है, और वो पानी की जगह एयर दे रहा है। कैसी एयर? स्टेराइल एयर। स्टेराइल का मतलब होता है बेहद साफ सुथरा, जिसमें जर्म्स ना हो। तो यहाँ से फ्रेश एयर, एक ऐसी हवा जिसमें जर्म्स नहीं है, वो डाली जा रही है, स्टेराइल एयर। तो इस डिवाइस का नाम है स्पार्जर। स्पार्जर का काम है हवा बांटने वाला। तो हवा क्यों दी जा रही है? क्योंकि अगर मान लो इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया पाल रहे हैं हम, जरूरी नहीं है कि एरोबिक ही पाले, बट अगर पाल रहे हैं तो उसे ऑक्सीजन तो देनी पड़ेगी ना, और वो भी कैसी एयर देनी पड़ेगी? तो स्टेराइल एयर जिस डिवाइस से देते हैं उसको क्या बोलते हैं? नीचे यहाँ पे वैल्व लगा होता है जहां से लिक्विड को बाहर निकालेंगे। एक जगह सैंपलिंग पोर्ट भी होता है जहां से हम सैंपल निकाल के चेक करते हैं काम कैसा हुआ है। टेम्परेचर और पीएच का पूरा कंट्रोल होता है, सब कुछ होता है। इसलिए ताकि बैक्टीरिया खुश रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि बैक्टीरिया अच्छा चलेगा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। आई बात समझ में? तो बैक्टीरिया की केयर करने का सबसे अच्छा जो कंटेनर है वो है बायो, और इसी का दूसरा नाम है फर्मेंटर। और ये कितने तरह का है? दो तरह का, कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम और। अच्छा, आप कहोगे सर इसमें कौन से फेज में रखते हो आप बैक्टीरिया को? बेटा इसमें ना तीनों फेज अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि जब आप शुरू करोगे प्रोसेस को तो लैग फेज होगा, फिर एकदम से लॉग फेज आएगा, फिर ऐसा होगा कि इसमें जो लिक्विड है वो तो लिमिटेड है ना, लिमिटेड है तो ग्रोथ थम जाएगी फिर से। यानी इसके अंदर तो तुमको तीनों फेज दिखेंगे, ये तीनों दिखेंगे, लेकिन इसके अंदर आप हमेशा कौन सा फेज देखोगे? प्रोडक्शन ज्यादा कौन देगा? प्रोडक्शन कम कौन देगा? आया समझ में? अब बायो रिएक्टर के अंदर जो भी काम होता है बेटा, उस काम को बोलते हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं उसको? अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग से मेरा मतलब है कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाना, क्योंकि इसके अंदर बायो कन्वर्जन ही तो हो रहा है। ये क्या होता है? बायो कन्वर्जन। बायो मतलब होता है लिविंग, और कन्वर्जन का मतलब होता है एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट करना। बायो कन्वर्जन कैसे हो रहा है? देखो, जो रॉ मटेरियल है जो आपने डाला था इस बायोरिएक्टर के अंदर, उससे प्रोडक्ट बन गया, फॉरेंजिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बन गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बायो। अब क्योंकि वो हुआ इस बायो रिएक्टर के अंदर हुआ ना, तो जो काम बायो रिएक्टर के अंदर हुआ उस काम को आप बोलेंगे अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या बोलेंगे? फिर आपने वेल्व खोल दिया, लिक्विड सारा बाहर आ गया, जो लिक्विड बाहर आया उसको छानेंगे आप, उसमें से अलग करेंगे, फिल्टर करेंगे, क्या? फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ये एफजी लिख देता हूं मैं इसके आगे। एफजी प्रोडक्ट का मतलब है फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो उसे अलग करने को क्या बोलते हैं? ठीक है, अलग हो गया। अलग करने के बाद हम उसमें ना और उसको गाढ़ा करते हैं। गाढ़ा करने को बोलेंगे यहाँ पे प्योरिफिकेशन। इन दोनों को साथ में एनसीईआरटी ने बोला है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, क्योंकि स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो। अभी लिक्विड नीचे आ रहा है, फ्लो कर रहा है, तो इससे पहले जो हुआ वो था अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसके बाद अब जो होगा, बिल्कुल याद रखना इस बात को आपने, कि बायो रिएक्टर के अंदर जो हुआ वो था अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, उसके बाहर जो होगा वो। और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में दो काम होते हैं, सेपरेशन एंड, उसके बाद उस प्रोडक्ट को क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भेजा जाता है। ये क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या है? क्लिनिकल ट्रायल का मतलब होता है बच्चों लैब टेस्ट। क्या बोलते हैं इनको? लैब में चूहों के ऊपर, बिल्लियों के ऊपर ये केमिकल्स टेस्ट किए जाते हैं, और अगर इनमें जरा भी टॉक्सिसिटी पाई जाती है तो इनको फेंक कर दोबारा से नया कल्चर किया जाता है, क्योंकि इंसानों को वही चीज देंगे जो सेफ होगी, ऐसी कुछ भी नहीं दे सकते ना। इसीलिए अब ये किसके लिए भेजे जाएंगे? क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। किसके लिए भेजे जाएंगे? और क्लिनिकल ट्रायल में अगर टेस्ट पास हो जाता है, सेफ साबित होता है, तो इन्हें मार्केट में अवेलेबल करा देंगे ताकि लोग खरीद सकें। तो इस तरीके से हमें मिलता है फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ये पूरा चैप्टर इस चीज के ऊपर फोकस था कि कैसे हम अपनी पसंद की चीज एक बैक्टीरिया से बनवा सकते हैं। चैप्टर का अंत हो गया। आपको समझ में आया पूरा चैप्टर? आसान था। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक बार
5 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं फिर से, ठीक है। चैप्टर की शुरुआत में हमें सबसे पहले EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंसेस का, ऑर्गेनिज्म का, सेल्स, पार्ट्स देयरऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फिर हमने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी की दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला अच्छे से अच्छी जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप करना और दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग यानी स्टेराइल एम्बियंस देना ताकि माइक्रोब्स ग्रो कर सके। फिर हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। फिर हमने कंपैरिजन भी किया सेक्सुअल, एसेक्सुअल और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो हमने ये पाया कि असेक्सुअल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, सेक्सुअल वेरिएशंस तो अलाउ करता है, बट इंक्लूजन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलोंग विद डिजायरेबल कर देता है। तो ये गड़बड़ है, हमें तो सिर्फ डिजायरेबल चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है RDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर हमने ये भी पढ़ा कि 1972 में दुनिया का सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना जिसे हर्बर्ट बोयर, स्टैनली कोहेन ने मिलकर बनाया था। हर्बर्ट बोयर को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नॉलेज थी, स्टैनली कोहेन को प्लाज्मिड की नॉलेज थी। दोनों ने अपनी नॉलेज को कंबाइन किया और दुनिया का पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। इस डीएनए को बनाने के लिए उन्होंने एक अननोन सोर्स से लिया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और सेलमोनेला टाइफी म्यूरियम बैक्टीरिया का लिया था प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को काटा, खोला, जीन लगाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और उस डीएनए को डाल दिया इकोलाई सेल के अंदर। किसके अंदर? फिर हमने ये पढ़ा कि HindB2 दुनिया की पहली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है और अब तक 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हो चुकी है 230 से ज्यादा तरह के बैक्टीरिया से। हमने ये भी पढ़ा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक तरह का नेचुरल डिफेंस है अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन। पढ़ा था। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह की होती है, एक जो डीएनए को डैमेज करे और दूसरा जो सुरक्षा करे। सुरक्षा करने वाली यानी छुपाने वाली को बोलते हैं मिथाइलेज। क्या नाम है उसका? मिथाइलेज वो है जो डीएनए को प्रोटेक्ट करती है, छुपाती है, और न्यूक्लियस डीएनए को डाइजेस्ट करती है, तोड़ती है। तो मिथाइलेज अपने डीएनए को बचाती है फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्शन। तो बैक्टीरिया कैसे वायरस के डीएनए को तो तोड़ देता है, अपने डीएनए को बचा लेता है। तो वो ऐसा कर पाता है ड्यू टू मिथाइलेज एंजाइम, वो छुपा लेती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह की है, मतलब न्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस दो तरह की है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस काटती कम, वो उधेड़ती जाता है, वो डीएनए के टर्मिनल से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करती है, वो पूरा का पूरा डीएनए डाइजेस्ट कर लेती है, नामो निशान नहीं छोड़ती। तो इन एंजाइम्स का यूज नहीं करना। किसका? एक्सोन्यूक्लियस। हम यूज करते हैं एंडोन्यूक्लियस का। वो भी 3 तरह की होती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, जिसमें से क्लास 2 परफेक्ट और प्रिसाइज कट बनाती है हर बार। तो हम यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आप एग्जाम में क्लास 2 मेंशन नहीं करोगे चलेगा, और करना भी कोई जरूरत नहीं, बुक में है नहीं ना, तो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आंसर्स देने। तो डीएनए काटती है स्पेसिफिक लोकेशन पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और दुनिया की पहली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम थी HindB2। उसके बाद हमारे में नोमेनक्लेचर आया इको आर फर्स्ट का। ई स्टैंड्स फॉर एस्चेरिचिया, को फॉर कोलाई, आर फॉर स्ट्रेन, एंड फर्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। फिर हमने पढ़ा कि ये एंजाइम पूरे डीएनए का इंस्पेक्शन करके खास जगह पे काटती है। इस खास जगह को रिकॉग्निशन साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। और इको आर फर्स्ट के केस में ये है घटक सटक। याद करने का तरीका, पानी को जाते हैं घटक, खाने को जाते हैं सटक, घटक सटक, GAATTC CTTAAG। कट जो लगते हैं वो G और A के बीच में लगते हैं, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। ये एंजाइम जब डीएनए काटती है तो असल में ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को तोड़ती है। किसको तोड़ती है? और यही वो लिंकेज है जिसे बाद में बना भी देती है डीएनए लाइगेज। तो हमने सीखा कि कैसे वेक्टर और फॉरेन डीएनए को काटा और उनको जोड़ा और बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन हमने एक बात सीखी, वो एनसीईआरटी में ही लिखा है, You may have realized unless one cuts the vector and the source with same restriction endonuclease, the recombinant DNA molecule cannot be created। यानी जब तक हम वेक्टर और सोर्स को एक ही एंजाइम से नहीं काटेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार नहीं कर सकते। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तैयार करने के लिए हमें वेक्टर और सोर्स को सेम एंजाइम से काटना पड़ेगा। फिर हमने आगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने का एक अनोखा तरीका, क्योंकि हम जानते हैं डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है तो भागेगा किसकी तरफ, लेकिन उसको ऐसे नहीं भगाते, उसको जेल पे भगाते हैं। जेल के ऊपर या जेल में से? जेल में से, जिसकी वजह से उस पर रेजिस्टेंस लगता है, रुकावट होती है, और उस रुकावट में आगे बढ़ता है छोटा टुकड़ा, बड़े पीछे रह जाते हैं। इस इफेक्ट को सीविंग इफेक्ट बोलते हैं। और ये कोई ऐसा वैसा जेल नहीं है, ये हमें समुद्री घास से, सीवीड से मिलता है। इसका नाम है एगरोस जेल। इस जेल में गड्ढे करे रहते हैं, उन गड्ढों में हम टुकड़े डाल देते हैं डीएनए के और सामने पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करते हैं एनोड। क्योंकि डीएनए नेचुरली नेगेटिव चार्ज है तो ये भागता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जितना छोटा उतना आगे। जेल के ऊपर बनता है पैटर्न, और ये पैटर्न नंगी आंखों से नजर, इसी को देखने के लिए हम इथीडियम ब्रोमाइड नाम की डाई डालते हैं और अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं, जिससे ये ऑरेंज कलर का दिखता है। फिर उन टुकड़ों में से हम हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए एक एक करके डीएनए को जेल से अलग करते हैं। किस्मत अच्छी रही तो पहली बार में डिजायर्ड जीन मिल सकता है, नहीं मिली तो ट्राई करते रहेंगे।
ट्राई क्या बोलता है, ट्राई एवरीवन अंटिल यू गेट द परफेक्ट वन। तो तब तक ट्राई करेंगे जब तक हमको बेस्ट नहीं मिल जाता। उसके बाद हमने पढ़ा क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर सिर्फ एक वेक्टर नहीं है, ये हमें गारंटी देता है कि जीन की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज भी बनाएगा। हमने दो के नाम पढ़े थे, एक तो बैक्टीरियोफेज वायरस और दूसरा प्लाज्मिड जो कि सिंथेटिक है, पीबीआर 322। पीबीआर 322 लैब में बनाया हुआ प्लाज्मिड है जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, एक ओराई है और एक आरओपी है, पीबीआर 322। क्लोनिंग वेक्टर में हमने 3 गुणों की बात की। पहला गुण, एक ओराई होना चाहिए। ओराई ऐसा होना चाहिए जो मल्टीपल कॉपीज को सपोर्ट करे, क्योंकि हम जिसके अंदर भी अपना डिजायर्ड जीन डालें उसके एक्सप्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर डिजायर्ड जीन ज्यादा बार मौजूद हो। तो डिजायर्ड जीन की मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाने को हमने बोला क्लोनिंग। क्या बोला? और क्लोनिंग को जो अलाउ करे ऐसा वेक्टर कहलाता है क्लोनिंग। तो ओराई कैसा चुनेंगे? जो सपोर्ट करेगा मैक्सिमम कॉपी नंबर। दूसरी जगह हमने पढ़ी क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट वो जगह है जहां पे एंजाइम कट मार के जीन लगा सकती है। अगर हम पीबीआर 322 के बारे में याद करें तो उसमें गिनती की 8 एंजाइम थी, पीएसटी फर्स्ट, पीवीयू फर्स्ट, इकोआर फर्स्ट, सीएलएफ फर्स्ट, सीएल3, बामेज फर्स्ट, साल फर्स्ट, पीवीयू सेकंड। और वो सारी एंजाइम यही क्लेम करती है, क्या क्लेम करती है कि यहाँ कट लगाऊंगी डीएनए लगा दूंगी, लाओ दे दो लगा देते हो। और लगाने के बाद जो जीन हमने लगाया मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पीवीआर 322 अगर अपनी 10 कॉपी भी बनाएगा तो 10 बार डिजायर्ड जीन मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। तो ऐसी जगह सर्कुलर डीएनए में जहां जीन लगाने से उसकी क्लोनिंग हो जाए उसको बोलते हैं क्लोनिंग साइट। इसी क्लोनिंग साइट को अब तक हम 3 नाम से बुला रहे थे, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, रिकॉग्निशन साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट। आज चौथा नाम भी पता लग गया, क्लोनिंग साइट। हमने ये भी सीखा कि क्लोनिंग साइट शुड बी प्रेफरेबली सिंगल, ये एनसीईआरटी में लिखा था, क्योंकि अगर एक से ज्यादा क्लोनिंग साइट होगी तो डीएनए पे कट भी एक से ज्यादा लगेंगे, और अगर एक से ज्यादा कट लग गए डीएनए पे तो इतने फ्रेगमेंट हो जाएंगे कि हम टुकड़े ही संभालते रह जाएंगे। कब करेंगे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी? तो वो टेक्नोलॉजी होगी सक्सेसफुली तब जब फ्रेगमेंट नहीं होंगे ज्यादा, एक ही जगह कट लगेगा। तो क्लोनिंग साइट शुड बी प्रेफरेबली। उसके बाद हमने पढ़ा सिलेक्टेबल मार्कर। Selectable marker are mostly antibiotic resistant genes that are used to distinguish between transformant and non-transformant and also between recombinant and non-recombinant। इसमें हमने सीखा कि हम तो सबको कोशिश करते हैं पीवीआर 322 देने की, लेकिन किसी में जाता है किसी में नहीं जाता। जिसमें जाता है वो ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें नहीं जाता वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। चेक करने का तरीका है कि दोनों को डाल दो एम्पिसिलिन में, कौन तड़पने लगेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। नहीं, कौन तड़पने लगेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और कौन कंफर्टेबल होंगे? ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि उनके पास रेजिस्टेंस है। फिर जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनके ऊपर हम आरडीटी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी लगाएंगे और उनमें डिजायर्ड जीन ऐड करेंगे। ये डिजायर्ड जीन हम बाम एच फर्स्ट की मदद से लगवाएंगे। तो जब बाम एच फर्स्ट की मदद से लगाएंगे तो कट भी तो टेट्रासाइक्लिन के बीच में लगाएगी, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब होती है तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का हो जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। लेकिन इस बात से एम्पिसिलिन वाले जीन पे कोई असर ही नहीं पड़ा। तो हम कैसे चेक करेंगे कि किसमें जीन लग गया किसमें नहीं लगा? दोनों को पकड़ के टेट्रासाइक्लिन में डाल दो, कौन तड़पने लगेगा? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। और कौन कंफर्टेबल होंगे? आया समझ में? लेकिन फिर हमने एनसीईआरटी में ये पढ़ा कि by the simultaneous plating of bacteria from one antibiotic medium to another is a cumbersome procedure। इसलिए हमें एक आसान उपाय चाहिए था, और वो आसान उपाय हमें आगे मिला PUC8। PUC8 एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने तैयार किया था। इसमें एक जीन था लेगजेड जीन। लेगजेड जीन वो जीन जो कोड करता है एक एंजाइम के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्या नाम है, और इसके सीक्वेंस के बीचों बीच कट लगाती है वही बामेज फर्स्ट और साल फर्स्ट। तो लेगजेड जीन की खासियत यह है कि जिसके पास ये जीन होता है वो एंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और जो ये एंजाइम बनाता है वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को तोड़ने की हिम्मत रखता है। ये क्या होता है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो खुद कोई कलर का नहीं है, एकदम कलरलेस है, लेकिन जब ये टूटेगा प्रोडक्ट बनेगा तो नीले रंग का बनेगा। कैसे रंग का? इसीलिए नाम रखा था क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, यानी कलर देने वाला सबस्ट्रेट। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया को PUC8 देने की पूरी कोशिश करते हैं, जैसा कि हर बार करते हैं। तो जो ले लेते हैं प्लाज्मिड्स और कुछ नहीं लेते। हमें कैसे पता लगेगा? हम सारे बैक्टीरिया को ऑफर करेंगे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अब जो ब्लू कलर देंगे वो ट्रांसफॉर्मेंट्स, जो नहीं दे पाएंगे वो। फिर हम उन सबके अंदर जीन एडिटिंग करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम जो लैगजेड जीन है उसके बीच में डिजायर्ड जीन लगाने की कोशिश करेंगे। इससे लैगजेड जीन का हो जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब जिसमें हो जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन उनको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट्स, और जिनमें नहीं होगा हमको कैसे पता लगेगा? हमको ऐसे पता लगेगा कि हम बैक्टीरिया को ऑफर करेंगे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अब जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट तोड़ के नीला रंग दे रहा है इसका मतलब वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तब तो वो नीला रंग दे रहा है, क्योंकि नीला रंग दे रहा है इसका मतलब उसके पास एंजाइम है। एंजाइम में मतलब लैगजेड जीन ठीक है उसका, मतलब तुम वहां से जीन लगा नहीं उसके बीच में डिजायर्ड जीन। लेकिन जो नीला रंग नहीं दे पा रहे इसका मतलब उनका लैगजेड जीन का हो गया इंसर्शनल, तुम्हारा डिजायर्ड जीन उनमें अंदर लग चुका है।
तो तुम्हारे काम का बैक्टीरिया कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट? ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेंट। सारी मेहनत इसी के लिए तो कर रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद हमने ये जाना कि कोई ऐसा है जो नेचर में ऐसा ही कर रहा है और हजारों साल से कर रहा है, उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस। ये पैथोजन है डाइकोट्स का। इसके पास होता है टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड में होता है टीडीएनए, टीडीएनए का मतलब ट्रांसफर डीएनए, और टीआई प्लाज्मिड का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इस बैक्टीरिया में खासियत है कि ये अपना डीएनए प्लांट सेल में लगा के प्लांट सेल को कैंसरस बना देता है। क्या बनाता है? कैंसर सेल नॉर्मल सेल से अलग होती है, जल्दी जल्दी डिवाइड करती है, ट्यूमर बनता है। ट्यूमर का नाम है क्राउन गॉल डिजीज। क्या नाम है? इस बीमारी से बना हुआ ट्यूमर केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जिन्हें ओपाइंस बोलते हैं। आप अपना आंसर लिखते वक्त ओपाइंस मत लिखना क्योंकि बुक में नहीं है, टीचर ऑफेंड हो सकते हैं। आप बस यही लिखना कि सेल्स विल प्रोड्यूस द केमिकल व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस, और ये केमिकल वो बनवा रहे हैं प्लांट की सेल से। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हमने इस बैक्टीरिया को उपाधि दी है नेचुरल बायोजेनेटिक इंजीनियर। किसको? एग्रोबैक्टीरियम। लेकिन हमने यहाँ पे एनसीईआरटी के पैराग्राफ में सीखा कि हम पैथोजेंस को बिना मारे भी उनसे फायदा ले सकते हैं। कैसे? हम पैथोजन को मॉडिफाई करके एक अच्छा वेक्टर बना सकते हैं टू डिलीवर द डिजायर्ड जीन, और ऐसा हमने किए भी। कैसे किया? हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस का टीआई प्लाज्मिड लेके उसके टीडीएनए के बीच में अपना डिजायर्ड जीन लगा दिया, जिससे टीडीएनए का हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब वो बैक्टीरिया जब भी किसी पर अटैक करेगा तो बीमारी नहीं, वो हमारा डिजायर्ड जीन डिलीवर करेगा, एंड नाउ इट हैज बिकम अ सुटेबल वेक्टर। सेम ऐसा ही एचआईवी के साथ किया, जो कि रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस अटैक करते हैं एनिमल सेल पे, तो हमने उसके आरएनए जीनोम में एडिटिंग करके अपना जीन डाल दिया। तो जब वो वायरस किसी एनिमल सेल पे अटैक करेगा तो बीमारी नहीं, वो डिजायर्ड जीन डिलीवर करेगा। ऐसे ही बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया के सेल पे, तो हमने बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए में अपना डिजायर्ड जीन लगा दिया। एक बात याद रखना, डिजायर्ड जीन बदलता रहता है। कैसे? भाई आपकी डिजायर्स हमेशा एक जैसी थोड़ी है। सपोज आज आपको इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है, तो आज आपके लिए डिजायर्ड जीन इंसुलिन जीन है। एक महीने बाद आपकी फैक्ट्री कहती है, मतलब ऑर्डर आता है भाई ग्रोथ हार्मोन बनाना है, तो आपके लिए डिजायर्ड जीन ग्रोथ हार्मोन हो गया। जिस चीज का आपको प्रोडक्शन करना है उसका जीन आपके लिए डिजायर्ड जीन है। डिजायर्ड जीन कोई कांस्टेंट चीज नहीं कि सबके लिए डिजायर्ड जीन एक ही होता है, नहीं। पर्पस के हिसाब से डिजायर्ड जीन अलग होता है। डिजायर अलग अलग होती है ना। एक बच्चे को, छोटे बच्चे को क्या डिजायर होती है? कि उसको पेरेंट्स मिल जाए, खाने पीने को मिल जाए। थोड़े बड़े होते हैं तो डिजायर बदलती है, आपकी डिजायर तो कुछ और ही है। तो धीरे धीरे डिजायर चेंज होती रहती है। वैसे डिजायर्ड जीन अलग अलग होते हैं। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा कि हाउ टू मेक अ कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या सीखा था? राजी करना, किसी को मनाना, तैयार करना कि वो चुपचाप ले ले डिजायर्ड जीन। क्या ले ले? और ऐसा हमने किया भी। हमने रेडी किया बैक्टीरिया को बाय मेथड कॉल्ड इंक्यूबेशन। उसके लिए हमने टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया डाला, कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला और टेम्परेचर को बदल डाला 042 0। इस बीच टेस्ट ट्यूब में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी डाला। जब हमने 0 से अचानक 42 डिग्री किया तो बैक्टीरिया के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, इसी को बोला हीट शॉक। क्या बोला? और बैक्टीरिया कंफ्यूजिया गया, और कंफ्यूजन के चक्कर में उसने बाहर पड़े प्लाज्मिड को अपने अंदर खींच लिया। बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या हो गया? तो ये जो मेथड है इंक्यूबेशन मेथड, ये स्पेशली फॉर प्रोकैरियोटिक सेल होता है। फिर हमने पढ़ा बायोलिस्टिक या जीन गन, जिसमें हम टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल्स के ऊपर कोटिंग चढ़ा के रिकॉम्बिनेंट डीएनए की उनकी बम्बार्डिंग टक्कर करवाते हैं प्लांट सेल से। प्लांट सेल के अंदर वो पार्टिकल घुस जाते हैं और डिजायर्ड जीन जगह पर डिलीवर हो जाता है। तीसरा हमने पढ़ा माइक्रो इंजेक्शन, जिसमें माइक्रो पिपेट से एनिमल सेल को पकड़ के उसको पंचर करके उसके न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली ठूस देते हैं डिजायर्ड जीन। क्या डाल देते हैं? डिजायर्ड जीन। तो डिजायर्ड जीन पहुंचाने के तरीके अलग अलग। और चौथा तरीका हमने सीखा कि यूजिंग अ डिसार्म पैथोजन। तो ये चारों मेथड थे टू मेक अ कॉम्पिटेंट होस्ट। फिर हमने पढ़ा हाउ टू आइसोलेट डीएनए। डीएनए कैसे निकालें? डीएनए निकालने के लिए आपको सेल के सारे कंपोनेंट तोड़ने, बस एक ही चीज छोड़नी है, वो है डीएनए। तो सबसे पहले सेल वॉल तोड़ी, फिर सेल मेम्ब्रेन तोड़ी, फिर प्रोटीन तोड़े, छोड़ा किसी को नहीं, एक ही चीज छोड़ी, डीएनए। सेल वॉल को तोड़ने के लिए अलग एंजाइम यूज करी, जैसे सेल्यूलेज यूज करी सेल्यूलोज पचाने के लिए, काइटिनेज यूज करी काइटिन पचाने के लिए, और लाइसोजाइम यूज करी। अब बोलो 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 म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? म्यूरिन या जो बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है। वेरी गुड। तो जैसा सेल वॉल का नेचर होगा वैसा एंजाइम हमें यूज करना है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो सबकी एक जैसी होती है, चाहे यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट। वो बनी होती है लिपिड की। किसकी? और लिपिड को पचाता है लाइपेज। इसीलिए स्कूल वाले लिक्विड सोप का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड सोप का, क्योंकि लिक्विड सोप में एंजाइम होता है लाइपेज। प्रोटीन को कौन पचाता है? प्रोटीएज। उसका अच्छा सोर्स पपीता है, पपाया का यूज कर लेते हैं, पपाया एक्सट्रैक्ट। ये सब हो जाने के बाद टेस्ट ट्यूब में बचता है मलबा, इंग्लिश में बोलेंगे सेलुलर डेब्रिस। फिर किनारे से ठंडा ठंडा चिल्ड इथेनॉल डालते हैं और नीचे सारा मलबा बैठ जाता है और डीएनए के ऊपर एक रिंग बन जाती है। इस डीएनए को निकालते हैं स्पूलिंग टेक्निक से। कौन सी टेक्निक से? और ये कहीं से कटा फटा नहीं है, एकदम साबुत है। इसको बोलेंगे बल्क डीएनए। क्या बोलेंगे इसको? अब जो बल्क डीएनए है, इसी में कहीं हमारा डिजायर्ड जीन लगा हुआ है,
इसी में कहीं डिजायर्ड जीन लगा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए इस बल्क डीएनए को कटवाना पड़ेगा। प्रोसेस का नाम एंजाइम काटेंगी, इसको कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेंगी, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो काटेंगी तो डीएनए बल्क डीएनए रहकर फ्रैगमेंट्स बन जाएगा। फिर वही करेंगे जो किया था, फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर फ्रैगमेंट सेपरेट होने के बाद उनमें से एक कोई डिजायर्ड जीन हमें मिल जाएगा, जिसे इल्यूशन प्रोसेस से हम जेल से निकाल लेंगे। डिजायर्ड जीन मिलने के बाद वो खो ना जाए इस डर से हम उसकी इतनी कॉपी बना देंगे, इतनी कॉपी बना देंगे, कभी कमी नहीं पड़ेगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन बाय यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमने सीखा कि हमने कैसे बैक्टीरिया की मदद ली जो नॉर्मल हालातों में नॉर्मल जगहों पे नहीं पाया जाता। इसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ये मिलता है हाई टेम्परेचर पे और इसकी एंजाइम भी हाई टेम्परेचर पे काम करती है, यानी कि थर्मोस्टेबल एंजाइम। कैसी एंजाइम? थर्मोस्टेबल एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम करती है, और ये काम बहुत जरूरी है हाई टेम्परेचर पे करना, क्योंकि अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे डीएनए रेप्लिकेशन कराएं नॉर्मल एंजाइम से, तो बनेगा रेप्लिकेशन फॉर्क, एक डीएनए स्ट्रैंड बनेगा स्लो, एक बनेगा फास्ट। प्रोसेस हो जाएगा स्लो, जल्दी जल्दी डीएनए नहीं बनेगा। बट हमें डीएनए सेल के बाहर बनाना है, इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस करना है, और हमें एक ही बार में दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर देना है, सिंगल स्ट्रैंड करना है। तो ये तो बहुत हाई टेम्परेचर पे हो सकता है। इतना हाई टेम्परेचर झेलना किसी के बस की बात, एक ही बंदा झेल सकता है, वो है टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज के नाम में टी का मतलब है थर्मस, एक्यू का मतलब है एक्वेटिकस, तो बना टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज को आगे हाई टेम्परेचर पे काम करने के लिए लगभग 72 डिग्री सेल्सियस पे काम करती है। सर्वाइव तो ये इससे ज्यादा भी कर जाती है, 90 100 को क्रॉस कर जाती है, लेकिन इसके लिए ऑप्टिमम जो बेस्ट कंडीशन है वो 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो टैक पॉलीमरेज नाम की इस एंजाइम का हमने यूज किया। हमने टेस्ट ट्यूब में क्या क्या डालना है, एंजाइम डालनी है, डिजायर्ड जीन डालना है जिसके में मल्टीपल कॉपीज बनानी है, रॉ मटेरियल डालना है, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स डालने हैं, आरएनए प्राइमर डालना है। आरएनए प्राइमर बहुत जरूरी होते हैं। आरएनए प्राइमर आर स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स, जिनको हमने बोला है स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, जो अवेलेबल करवाते हैं 3' OH ग्रुप टू स्टार्ट डीएनए सिंथेसिस। टैग पॉलीमरेज के नाम से उसको अलग जगह मत देते ना अपने दिमाग में, वो है डीएनए पॉलीमरेज ही, बट ऐसी वैसी नहीं है, हाई टेम्परेचर पे काम करने वाली है। प्रोसेस शुरू होता है पहले स्टेप से, डीनेचुरेशन, जिसमें हाई टेम्परेचर देके हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करते हैं। फिर होता है एनिलिंग, थोड़ा ठंडा करते हैं। कितना ठंडा? 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। और इस ठंडा करने के दौरान प्राइमर खुद ब खुद चिपक जाते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट से। फिर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 72 डिग्री सेल्सियस, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। और टेम्परेचर बढ़ते ही जोश में आ जाती है टैग पॉलीमरेज, और वो क्या कहती है, अरे इतना सा और कर देती हूँ, और पूरा काम वो खींच देती है। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? फाइनली एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो बन जाते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट है। अब इन दो से बाद में कब बनेंगे? जब हम 3 स्टेप फिर से करेंगे, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। फिर ऐसे करेंगे डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। बार बार करने से अगर आप 30 साइकिल पे करते हो तो 1 बिलियन कॉपीज आपको मिल सकती है। किसकी? डिजायर्ड जीन। बट क्या डिजायर्ड जीन की फोटो कॉपी करना ही हमारा एम था? नहीं, हमारा मेन एम तो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है, और उसको बनाने के लिए हमें डिजायर्ड जीन होस्ट के अंदर डालना पड़ेगा। तो डालो ना, मना किसने किया है? कैसे डालेंगे? वेक्टर के जरिए डालेंगे। किसके जरिए डालेंगे? अब हम एक वेक्टर को चुनेंगे, वेक्टर पे कट लगाएंगे, डिजायर्ड जीन उसमें फिट करेंगे, बनेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट की सेल में डालेंगे। प्रोसेस का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया तो फिर अब उसे हम खुश कर देंगे। कैसे करेंगे खुश? उसको देंगे फेवरेबल कंडीशन, और वो मिलेगी उसे बायोरिएक्टर के अंदर। बायोरिएक्टर का दूसरा नाम है फर्मेंटर। वहां पे सब चीजों का ख्याल रखा जाता है, टेम्परेचर का, पीएच का, खाने का, पानी का, हर चीज का ख्याल रखा जाता है। और ये दो तरह के होते हैं, बैच कल्चर, कंटिन्यूस कल्चर। कंटिन्यूस कल्चर होते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, बैच कल्चर होते हैं स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए। बायोरिएक्टर के लिए बोला है एनसीईआरटी में कि दे आर 100 to 1000 लीटर कैपेसिटी के स्टेनलेस स्टील के कंटेनर होते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया को बेस्ट टू बेस्ट यानी ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है। जिस बैक्टीरिया को हम बायोरिएक्टर के अंदर रखते हैं उसे ट्रांसजेनिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड, और एक नया नाम है हेटेरोलोगस होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि वो किसी और का प्रोटीन बना के दे रहा है भैया आपको। बैक्टीरिया के खानदान में किसी ने बनाया इंसुलिन आज तक, लेकिन वो बना के दे रहा है ना आपको, इसका मतलब वो एक हेटेरोलोगस होस्ट है। क्या है? तो इस बायोरिएक्टर के अंदर जो भी लिक्विड तैयार रहा होता है उस पूरे लिक्विड को बोलते हैं कल्चर ब्रॉथ। क्या बोलते हैं? और इसी में वो सबसे महंगी चीज तैयार रही होती है, फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो इस फॉरेन जीन प्रोडक्ट को अलग करने के लिए क्या करते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या करते हैं? जिसमें पहले सेपरेशन करते हैं, फिर प्योरिफिकेशन करते हैं। अच्छा, जब ये हो जाता है, हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, तो उसके बाद हम उसे लैब के एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं इंजेक्शन के जरिए। और लैब एनिमल्स पे टेस्ट करने को बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। क्या बोलते हैं? अगर सेफ्टी टेस्टिंग में वो खरा उतरता है तो फिर से मार्केट में अवेलेबल कराते हैं, मार्केटिंग कर देते हैं। पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। समझ में आया आपको? चलो।